बाकी द ग्रैपलर पार्ट 14। बाकी हानमा वर्सेस स्कूल के सीनियर नेशनल चैंपियंस। हम पहुंचते हैं बाकी हानमा के हाई स्कूल में, जहां मॉर्निंग में असेंबली के टाइम पर हम इस स्कूल के नेशनल एथलीट्स को देखते हैं जो कि नेशनल लेवल पर चैंपियंस होते हैं। जिन नेशनल एथलीट्स में होता है रेसलिंग क्लब का ताकेमी वाकीमोतो, सुमो क्लब का कात्सुतोशी, कराटे क्लब का तोरू निशिदा, बॉक्सिंग क्लब का फुमिहिको हिराओ और जूडो क्लब का सुसुमी मुराकामी। ये सभी पांचों एथलीट्स बाकी हानमा के सीनियर्स होते हैं, जिनकी तारीफें प्रिंसिपल के द्वारा असेंबली में सबके सामने की जा रही होती हैं। वहीं दूसरी ओर हम स्कूल के स्पोर्ट्स हॉल में हम देखते हैं बाकी हानमा को, जो कि अभी भी अपनी पर्सनल ट्रेनिंग पर ध्यान दे रहा होता है। यहाँ पर बाकी हानमा को नेशनल एथलीट्स के बारे में सभी की सभी बातें भी सुनाई दे रही होती हैं, मगर इससे बाकी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी ट्रेनिंग में लगातार लगा रहता है। स्कूल की गैलरी में हम देखते हैं कितेजावा और उसके दोस्तों को, जिनकी हालत पिछले दिन बाकी हानमा ने खराब कर दी थी। इसीलिए ये सभी बदमाश यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं कि बाकी ने किस तरह से उनकी हालत खराब कर दी थी और अब तो इन बदमाशों की इस स्कूल में कोई इज्जत भी नहीं करता। यहाँ पर ये बदमाश बात कर ही रहे होते हैं, उतने में यहाँ पर इस स्कूल के सभी चैंपियन आ जाते हैं, जो कि इन सभी बदमाशों से काफी ज्यादा हट्टे कट्टे दिखाई दे रहे होते हैं और साथ में ही इन एथलीट्स की वजह से बाकी के स्कूल की गैंग से इस स्कूल से पंगा नहीं लेती। खैर कितेजावा और उसके बदमाश गैंग इस स्कूल के नए लीडर्स होते हैं, इसीलिए एथलीट्स ताकिमी बदमाश गैंग को कुछ सीक्रेट बात करने के लिए स्कूल के बाहर बुला लेता है। इसके बाद हम पहुंचते हैं बाकी हानमा की क्लास में, जहां बाकी हानमा खिड़की वाली सीट पर शांति से बैठा होता है। यहाँ पर बाकी ने अपनी ट्रेनिंग के चक्कर में सुबह स्कूल असेंबली को भी मिस कर दिया था, इसीलिए पीटी टीचर मिस्टर एओटा क्लास में आते ही कहते हैं, क्या बाकी हानमा क्लास में मौजूद है? ओ तो तुम यहाँ हो, सुनो तुम सुबह असेंबली में क्यों नहीं आए थे? जिस पर बाकी मजाक मजाक में आराम से कहता है, मैं छत पर सो रहा था। जिस बात को सुनते ही मिस्टर एओटा बाकी को डराने के लिए अपनी फाइल को बाकी के मुंह के पास से टेबल पर सटाक से पटक देते हैं, लेकिन इससे बाकी को यहाँ पर जरा भी डर नहीं लगता, जिसे देखकर पूरी की पूरी क्लास और टीचर भी हैरान हो जाता है। मगर टीचर यहाँ पर अपनी बेइज्जती महसूस करते हुए बाकी हानमा के मुंह पर अपने एक पंच से हिट कर देता है, जिसकी वजह से बाकी की नाक से खून भी निकलने लगता है। मगर बाकी अपनी नाक से निकलते हुए खून को अपनी जीभ से चाट लेता है, जिस चीज को देखते ही पीटी टीचर समझ जाते हैं कि इस लड़के से पंगा लेना ठीक नहीं होगा और वो बाकी को वार्निंग देते हुए कहते हैं कि अगली बार वो असेंबली मिस ना करे, और ये कहकर टीचर यहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं बाकी हानमा के क्लासमेट को, जो कि बाकी को देखकर अपने मन में कह रहा होता है, ओ मैंने देखा बाकी ने मिस्टर एओटा की फाइल को आराम से डॉज कर दिया था, शायद वो उनके पंच को भी डॉज कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। फिर इसके बाद हम पहुँचते हैं स्कूल के पीछे वाले हिस्से में, जहाँ स्कूल के पांचों चैंपियन और बदमाश गैंग के मेंबर इकट्ठा हुए होते हैं यहाँ पर कुछ बात करने के लिए। जहाँ चैंपियन बदमाश गैंग के लड़कों से कहते हैं, मैंने सुना है तुम लोग हमारे स्कूल के फर्स्ट ईयर के लड़के से पिट गए। जिस पर बदमाश गैंग का मेंबर कहता है, क्या तुम बाकी की बात कर रहे हो? सुनो उसे कम मत समझना, वो सब दिखने में बच्चा है, वैसे हम उससे पिट भी गए तो उससे तुम्हें क्या? जिस पर चैंपियन कहता है, तुम सिर्फ एक बच्चे से पिट गए, इसके हिसाब से तुम लोग हमारे स्कूल के लीडर नहीं रह सकते और तुम्हें सबक सिखाना जरूरी है। चैंपियंस की इन बात को सुनकर बदमाश गैंग के लड़के यहाँ पर उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर सामने सुमो चैंपियन शिवा अकेला ही इन चारों बदमाशों को एक साथ ही संभाल लेता है। मतलब कि यहाँ पर ये बदमाश गैंग के लड़के सिर्फ एक सुमो को भी हरा नहीं पाते, लेकिन तभी होता ये है, यहाँ पहुंच जाता है बाकी हानमा, जो कि पांचों चैंपियन से बिना डरे हुए कहता है, सीनियर्स क्या मैं भी तुमसे फाइट कर सकता हूँ? यहाँ छोटे से बाकी हानमा की इस बात को सुनकर सभी चैंपियंस हैरानी में उसे देखते हुए कहते हैं, हाँ तुम हमसे फाइट कर सकते हो, लेकिन तुम हो कौन? क्या तुम वही लड़के बाकी तो नहीं हो?
देखो, ये लड़का बाकी है, दिखने में कितना छोटा है, ये हमसे फाइट करेगा क्या? सच में तुम ही हो बाकी हानमा? एक बार सोच लो, क्या तुम हमसे फाइट करना चाहते हो? यहाँ पर चैंपियन ताकेमी बाकी पर काफी जोर जोर से हंस रहा होता है, लेकिन तभी बाकी अपने किक से उसे लंगड़ी देकर यहाँ पर अचानक से नीचे गिरा देता है, जिसे देखकर यहाँ पर खड़े हुए सभी चैंपियंस कहते हैं, अरे इसने तो उसे आराम से नीचे गिरा दिया। यहाँ पर गिरे हुए ताकेमी से बाकी कहता है, क्यों अब तो समझ ही गए होगे मैं कौन हूँ? वैसे आप सभी मेरे सीनियर्स हो, इसीलिए मैं आपके साथ ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। यहाँ पर ताकेमी अपने पैरों पर खड़ा होता है और वो कहता है, दोस्तों ये लड़का हमारे साथ ट्रेनिंग करना चाहता है, इस लड़के को मजा चखाने का अच्छा मौका है। सो बाकी ठीक है, शाम को मिलते हैं बॉक्सिंग क्लब में, और हाँ भूलना मत कि तुम ही थे जो हमसे फाइट करना चाहते थे। इसके बाद बाकी हानमा शाम को पहुंचता है बॉक्सिंग क्लब में, जहां रेसलिंग चैंपियन ताकेमी बाकी से कहता है, सो बाकी तुम किस तरह से हमसे फाइट करना चाहोगे? यहाँ पर तुम स्ट्रीट फाइटिंग्स के रूल्स में भी फाइट कर सकते हो, मतलब कि कोई भी रूल्स नहीं। जिस पर बाकी भी कहता है, आप लोग ज्यादा मत सोचो, आप लोग जिस भी तरह से जिन भी रूल से फाइट करना चाहते हो तुम कर सकते हो, क्योंकि इन रूल से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बाकी की इस बात को सुनकर सभी चैंपियंस काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग अपने रूल्स के मुताबिक बाकी से फाइट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, ये सभी के सभी चैंपियन अपने प्रोफेशन के रूल्स में काफी ज्यादा बेस्ट होते हैं, जिससे बाकी हानमा से फाइट के दौरान इन सभी को काफी ज्यादा एडवांटेज हो सकता है। सबसे पहले ताकेमी बाकी से फाइट करने के लिए आगे आ जाता है। ताकेमी जो कि रेसलिंग में काफी ज्यादा बेस्ट है, इसीलिए बाकी के सामने वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में होता है। वहीं सामने बाकी भी ताकेमी के सामने रेसलिंग करने के फुल मूड में होता है। फाइट में अचानक से डैश करते हुए ताकेमी बाकी हानमा को ग्रैब कर लेता है, लेकिन जब बारी आती है बाकी हानमा को यहाँ पर उठाकर पटकने की, तब ताकेमी बाकी हानमा को अपनी जगह से हिला ही नहीं पाता। ताकेमी ने अभी भी अपने दूसरे हाथ को पकड़कर बाकी को अच्छे से होल्ड कर रखा होता है, लेकिन जब बाकी अपने हाथ को ऊपर उठाता है तब ताकेमी के हाथों का लॉक वहीं पर टूट जाता है। जिसके बाद होता यह है, बाकी हानमा ही ताकेमी को ग्रैब करते हुए उसे एक जर्मन सुप्लेक्स पटकी दे देता है, जहां ताकेमी की पीठ धड़ाम से जमीन से टकराने के बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद सुमो चैंपियन कात्सुतोशी रिंग में आते हुए कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था कि इस लड़के से सबसे पहले मुझे ही फाइट करना चाहिए, अब तुमने भुगत लिया, चलो अब मैं फाइट करता हूँ। लेकिन इसके बाद होता यह है, कराटे क्लब का तोरू निशिदा सामने आते हुए सुमो चैंपियन से कहता है, मैंने सुना है तुम पर किसी प्रोफेशनल सुमो एसोसिएशन की नजर है, सो इसीलिए तुम्हें इस लड़के से फाइट कर रिस्क नहीं लेना चाहिए। हे लड़के बाकी, अब मैं तुमसे फाइट करूंगा तो सुनो, मेरे कराटे काफी ज्यादा ओरिजिनल है, जिन्हें मैं कभी भी अच्छे से अपने टूर्नामेंट में यूज नहीं करता, तो मेरे हमलों से थोड़ा बचकर रहना। जिस पर बाकी भी कहता है, हाँ मैं जानता हूँ ओरिजिनल कराटे क्या होते हैं, तो देर मत करो जल्दी आओ। खैर इसके बाद होता यह है, फाइट शुरू होते ही निशिदा अपने कराटे पंच से बाकी के फेस पर बहुत ही तेजी से हिट कर देता है, जिससे बाकी की नाक से खून निकलते हुए वो दूर जाकर रिंग के कोने में गिरता है। लेकिन तभी बाकी तुरंत ही अपने पैरों पर खड़ा होकर फिर से फाइट करने के लिए निशिदा से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। निशिदा के चैंपियन दोस्त उसके कराटों पर कहते हैं, मैंने सुना है जो ओरिजिनल कराटे होते हैं उनके हमले सभी मार्शल आर्ट्स में काफी ज्यादा फास्ट होते हैं, मतलब रोड पर गलियों में लड़ने वाली लड़ाइयों से बाकी हानमा ने जो अपने रिफ्लेक्स बनाए हैं उनसे इन कराटों को रोकना आसान नहीं होगा। फाइट में हम देखते हैं कि बाकी हानमा और निशिदा साथ में ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन निशिदा का अटैक इतना तेज होता है कि उसका अटैक ही सबसे पहले बाकी हानमा के मुंह पर हिट करता है। लेकिन बाकी हानमा हिट खाने के बाद भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ निशिदा पर हमला करने लगता है, मगर इसके बाद भी बाकी का एक भी अटैक निशिदा को नहीं लगता, बल्कि निशिदा ही बाकी पर 3-4 जबरदस्त हिट कर देता है। लेकिन यहाँ पर निशिदा के हिट्स खाते हुए भी बाकी अपना एक जबरदस्त पंच निशिदा के मुंह पर जड़ देता है, जिसकी वजह से निशिदा एक ही पंच में वहीं पर नॉकआउट हो जाता है। जिस पर रिंग के बाहर खड़ा हुआ चैंपियन कहता है, ओरिजिनल कराटे वैसे तो बहुत शानदार होते हैं और बहुत ही ज्यादा तेज होते हैं, लेकिन
उनमें एक कमजोरी होती है कि आप एक साथ कोई भी कॉम्बिनेशन अटैक नहीं कर सकते, और इसी चीज का बाकी हानमा ने फायदा उठा लिया और उसने निशिदा को हरा दिया। खैर इसके बाद बाकी सभी चैंपियन से कहता है, मेरे सीनियर्स होने के बावजूद तुम सभी किसी भी काम के नहीं हो। तुम लोगों ने सिर्फ अच्छी बॉडी बना ली, इसके अलावा तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे तो तुम लोगों से फाइट करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। हाँ, शायद तुम लोगों को मुझसे एक साथ फाइट करना चाहिए, शायद इससे मुझे थोड़ा सा मजा आ जाए। बाकी की इस बात को सुनते ही बचे हुए तीनों चैंपियन काफी ज्यादा भड़क जाते हैं और वो एक साथ ही बाकी हानमा से फाइट करने के लिए आगे आने लगते हैं, जहां बाकी हानमा अपने लेग्स को स्ट्रेच करते हुए कहता है, चलो दोस्तों उन सभी रूल्स को भूल जाओ और हम लोग करते हैं एक 1v3 फाइट। आ जाओ सभी के सभी, वो भी बिना किसी रूल्स के। फाइट में हम देखते हैं निशिदा अभी भी नीचे पड़ा हुआ बेहोश होने का नाटक कर रहा होता है, जिसे देखते हुए बाकी हानमा सबसे पहले उसे एक लात मारकर उड़ाकर यहाँ से फेंक देता है, जिसे देखकर जूडो चैंपियन सुसुमी बाकी को ग्रैब करने के लिए तेजी से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन बाकी उसका ही हाथ पकड़कर उठाकर सीधा नीचे पटक देता है। जिसके बाद सुमो कात्सुतोशी फिर बाकी के सामने आ जाता है, जहाँ बाकी सबसे पहले डैश करते हुए उसे पीछे घसीटते हुए ले जाता है और वहाँ पर एक लंगड़ी देकर एक पंच से हिट करते हुए फिर से उसे एक बार और नॉकआउट कर देता है। लास्ट में बचता है बॉक्सिंग क्लब का फुमिहिको, जिसे बाकी कहता है, ओ मिस्टर फुमिहिको हिराओ, लगता है तुम मुझे थोड़ा सा एंटरटेन कर सकते हो। जिसे सुनकर फुमिहिको भड़कते हुए वो सबसे पहले अपने फास्ट जैब पंचेस से बाकी पर अटैक करने लगता है, लेकिन उसी वक्त बाकी हानमा फुमिहिको के हाथ को ही ग्रैब करते हुए कहता है, एक बॉक्सर हो तो तुम्हें क्या लगा तुम मुझे हरा सकते हो मिस्टर हिराओ। मैंने सुना है तुम्हें प्रोफेशनल बॉक्सिंग के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है, लेकिन प्रो हो या फिर नूब हो, असल दुनिया में मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो इस बात से कि इस समय जापान में सबसे ताकतवर बॉक्सर कौन है। बाकी की इस बात को सुनकर बॉक्सर समझते हुए कहता है, वेट रुको, एक मिनट के लिए मेरा हाथ छोड़ो। सो आखिर तुम्हें जापान के प्रो बॉक्सर के बारे में आखिर क्यों जानना है? क्या तुम एक प्रो फाइटर से फाइट करने की सोच रहे हो? जिस पर बाकी चिल्लाते हुए कहता है, सुनो यहाँ मैंने तुमसे सवाल पूछा है तो उसका ही जवाब दो। जिस पर बॉक्सर बताता है, लगता है तुम्हें प्रो या फिर नूब से फर्क नहीं पड़ता, या फिर वो कोई बाहर का फाइटर हो या फिर जापान का, तुम किसी से भी फाइट कर सकते हो। मुझे लगता है तुम तो बस एक ताकतवर फाइटर से लड़ना चाहते हो। तो सुनो मैं तुम्हें बताता हूँ, टॉमी कार्वाइन इस वक्त अमेरिका का हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन है, जो कि 24 मैचेस में से 24 मैच लगातार जीता है, वो भी 24 नॉकआउट के साथ। टॉमी कार्वाइन वर्ल्ड लेवल का खिलाड़ी इस वक्त जापान के वेल्टरवेट चैंपियन यूरी के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। मैंने सुना है वह अगले साल इंटरनेशनल मैचेस में भी कम्पीट करने वाला है। जिस पर बाकी सोचते हुए कहता है, एक विदेशी खिलाड़ी, वो भी एक जापान के जूनियर चैंपियन के साथ ट्रेनिंग कर रहा है, आखिर इसका मतलब क्या है? जिस पर बॉक्सर कहता है, हाँ सही सुना, वो एक जूनियर के साथ ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन बात तो ये है टॉमी कार्वाइन अपनी ट्रेनिंग के दौरान अपना फुल पोटेंशियल यूज नहीं करता। सो इसीलिए मुझे लगता है तुम टॉमी कार्वाइन से काफी अच्छी फाइट कर सकते हो और शायद वो तुम्हें हरा भी सकता है। खैर इसके बाद बाकी हानमा इस बॉक्सर के साथ अमेरिकन बॉक्सर टॉमी कार्वाइन से मिलने के लिए निकल जाता है, मतलब कि वो टॉमी कार्वाइन को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। खैर इसके बाद हम पहुंचते हैं एक रेस्टोरेंट में, जहां पर हम बाकी हानमा की मॉम एमी आकासावा के लिए काम करने वाले एक आदमी को देखते हैं, जिसका नाम होता है मिस्टर कुरियागावा, जिन्हें बाकी हानमा के अगले अपोनेंट को ढूंढने का काम मिला होता है। मिस्टर कुरियागावा के सामने वही बदमाश गैंग का लड़का कितेजावा बैठा होता है, जो कि बाकी हानमा से अपने 100 बंदों के साथ फाइट करने के लिए गया था। जिस फाइट में बाकी हानमा ने कितेजावा की बॉल्स को फोड़ दिया था, साथ में ही उसके 37 बंदों की पूरी तरह से हालत भी खराब कर दी थी। सो जैसा कि कुरियागावा ने ही कितेजावा को बाकी हानमा से फाइट करने के लिए काम दिया था, इसीलिए वो कितेजावा को यहाँ पर पूरे 1 मिलियन येन की रकम दे रहे होते हैं। लेकिन कितेजावा यहाँ पर कहता है, हे मिस्टर कुरियागावा, 1 मिलियन से हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि उस बच्चे बाकी हानमा ने हमारी हालत खराब कर दी थी, जिसमें काफी सारे बंदों के हाथ पैर
पैर टूट गए और मेरे तो बॉल्स ही फूटने वाले थे। जिस बात को सुनते ही मिस्टर कुरियागावा कहते हैं, मिस्टर कितेजावा, हमने आपको बाकी हानमा को हराने का काम दिया था, उसकी वजह से आपको 1 मिलियन कैश मिलने वाला था। आपने जॉब एक्सेप्ट की और अब आपको उसकी पेमेंट भी मिल रही है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट में आपको क्या दिक्कत है? बाकी का हमारे कॉन्ट्रैक्ट में आपके फिजिकल डैमेज के बारे में हमने कोई भी बात नहीं की थी। जिस पर कितेजावा धमकाते हुए मिस्टर कुरियागावा से कहता है, देखिए मिस्टर, आप अगर हमें और ज्यादा पैसे नहीं देंगे तो हम आपकी कंप्लेंट कर देंगे कि आपने कैसे हमें 13 साल के बच्चे को पीटने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। यहाँ पर ये बात कहते हुए कितेजावा मिस्टर कुरियागावा की कॉलर पकड़ते हुए ऊपर उठा देता है, लेकिन उतने में कितेजावा को अपनी पैंट के अंदर कुछ गरम गरम सा फीलिंग आने लगती है, क्योंकि यहाँ पर मिस्टर कुरियागावा ने बड़ी ही सफाई से कितेजावा की पैंट में गरम गरम कॉफी डाल दी होती है, जिसकी वजह से तुरंत ही कितेजावा अपनी पैंट को छुटाते हुए उछलने लगता है। साथ में कुरियागावा ने कितेजावा के एक साथी का मुंह पकड़ते हुए ढेर भी कर दिया होता है। मतलब कि यहाँ पर कुरियागावा कोई ऐसे वैसे बूढ़े अंकल नहीं है, वो भी काफी अच्छे से लड़ाई करना जानते हैं। खैर यहाँ पर इसके बाद गुस्से में कितेजावा अपना पॉकेट नाइफ निकालकर मिस्टर कुरियागावा पर हमला करने लगता है, लेकिन उतने में ही होता यह है कि मिस्टर कुरियागावा सबसे पहले टेबल से उछलते हैं और ऊपर छत में लगा हुआ लाइट ट्यूब निकाल लेते हैं, जिसके बाद वो टूटे हुए लाइट ट्यूब को कितेजावा की आंख की ओर लगाते हुए कहते हैं, बच्चे, क्या तुम्हारे माँ बाप ने बड़ों की इज्जत करना नहीं सिखाया? खैर इस बात को और कुरियागावा के डराने के तरीके को देखकर कितेजावा बुरी तरह से डरकर मिस्टर कुरियागावा से यहाँ पर माफी मांगने लगता है और वो 1 मिलियन पैसे लेकर यहाँ से चला जाता है। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर कुरियागावा जापान के एक बूढ़े याकुजा के घर पर पहुंचते हैं, जहां पर कुरियागावा को ये जानना होता है कि जापान का सबसे ताकतवर याकुजा कौन है, क्योंकि मिस्टर कुरियागावा आगे चलकर बाकी हानमा की फाइट किसी एक ताकतवर याकुजा से करवाना चाहते हैं। कुरियागावा की इस पूछताछ पर बूढ़ा याकुजा कहता है, मिस्टर कुरियागावा, आप आखिर क्यों एक सबसे ताकतवर फाइटर याकुजा को ढूंढना चाहते हैं? आपको तो पता ही होगा जापान में हजारों याकुजा मौजूद हैं, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ताकतवर हैं। वैसे आपको पता है जापान का रहन सहन हमेशा से ही बदलता हुआ आ रहा है और ये सोसाइटी काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है, लेकिन आप जानते हो यहाँ का याकुजा बिजनेस कभी भी नहीं बदला। और हाँ, इस बिजनेस में याकुजा का ताकतवर होना काफी ज्यादा जरूरी होता है। सुनिए, भले ही आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, हर एक फील्ड में 1 से 2 बंदे ऐसे जरूर होते हैं जो कि पैदाइशी काफी ज्यादा गॉड गिफ्टेड होते हैं। खैर ये बूढ़ा याकुजा शांति से अपनी तलवार की धार को एक रुमाल से साफ करने के बाद कहता है, वेल मिस्टर कुरियागावा, अगर तुम किसी हाथों से फाइट करने वाले किसी ताकतवर याकुजा को ढूंढ रहे हो, तो इस पूरे जापान में ऐसा एक ही ताकतवर याकुजा है जिसका नाम है हानायामा, कारो हानायामा। जिस पर कुरियागावा कहते हैं, हानायामा आखिर ये कौन है और वो करता क्या है? जिस पर बूढ़ा याकुजा कहता है, हानायामा फैमिली का इकलौता वंशज कारो हानायामा। भले ही कारो हानायामा नाम का वो लड़का काफी ज्यादा जवान और नौसिखिया है, लेकिन जब उसके पिता की मौत हुई थी तब से ही वो हानायामा फैमिली का दूसरा चेयरमैन बना हुआ है। कारो हानायामा के पिता की मृत्यु के बाद जब तोमिजावा क्लैन से एक भयंकर युद्ध चल रहा था, उस वक्त 15 साल के बच्चे कारो हानायामा ने अकेले ही बिना हथियारों के रस करके तोमिजावा क्लैन के पूरे 50 आर्म्ड आदमियों को हरा दिया था। 30 मिनट, सिर्फ 30 मिनट में उस बच्चे हानायामा ने पूरी गैंग को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, वो भी बिना किसी हथियार के। जिससे मिस्टर कुरियागावा कहते हैं, क्या कहा? उस 15 साल के हानायामा ने पूरी गैंग को हरा दिया? जिस पर याकुजा कुरियागावा की ओर एक पिचका हुआ 5 का सिक्का फेंकते हुए कहते हैं, मिस्टर कुरियागावा देखिए, यह है मेरे यूट्यूब से कमाए हुए $5 का सिक्का, जिसे 2 साल पहले कारो हानायामा ने सिर्फ अपने हाथों की ग्रिप से मजे में ही इस सिक्के को पिचका दिया था। हर एक सिक्के को अपने हाथों की ताकत से पिचकाना कोई आम बात नहीं होती, इसलिए कुरियागावा इस पिचके हुए सिक्के को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये हानायामा नाम का याकुजा कोई आम 15 साल का बच्चा नहीं है।
मिस्टर कुरियागावा सीधा हानेमा इंडस्ट्री की बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं कारो हानेमा से बात करने के लिए, क्योंकि कुरियागावा हानेमा को हायर करना चाहते हैं कि आगे चलकर वो बाकी हानमा से फाइट करे। और यहीं पर बाकी द ग्रेपलर मांगा का पार्ट 14 एंड हो जाता है। इसके अगले पार्ट में हम देखेंगे नंबर 1 कि किस तरह से हानायामा की एंट्री बाकी सीरीज में होती है और वो किस तरह से बाकी हानमा के नेक्स्ट अपोनेंट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से बाकी हानमा को एक ऐसे फाइटर से फाइट करनी पड़ती है जो कि जंगलों में रहने वाला एक ट्राइबल लड़का होता है, जिसकी वजह से बाकी हानमा को भी एक और हार झेलनी पड़ती है।